सो हेलो एवरीवन। टाइम हो गया आपका, तो क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका। तो आज हमारा थर्ड क्लास है आप लोगों का। ओके, तो इस वीक आपके 4 डेमो क्लास थे, जिसमें से आज हमारा थर्ड क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी 2 क्लास आप लोगों के हो चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछले 2 क्लास अटेंड नहीं किए हैं, मैंने ग्रुप पे रिकॉर्डेड वीडियो भेजा हुआ है, आप लोग चेकआउट कर लेना। और जिनको नहीं मिला हुआ है, मुझे क्लास के बाद आप लोग मैसेज कर देना, मैं पिछले 2 क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पहले क्लास में हम लोगों ने प्रोडक्ट एनिमेशन, कॉन्सेप्ट एनिमेशन के बारे में जाना था। कल के क्लास में हम लोगों ने 2D एनिमेशन और इलस्ट्रेशन के बारे में जाना था। आज के क्लास में हम लोग 3D एनिमेशन के बारे में जानने वाले हैं, आपका VFX और CGI के बारे में आपका जानने वाले हैं आपका। ठीक है, तो देखो 3D एनिमेशन की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका। तो फर्स्ट क्लास में हमने 2 एनिमेशन की बात की थी, प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट की आपका। तो आज मैं आपको बचे हुए एनिमेशन भी आज आप लोग को समझा देता हूँ। पर उसको बताने से पहले पहले मैं आप लोग को सॉफ्टवेयर बता देता हूँ आप लोगों का। ठीक है, देखो अगर इंडिया में अगर आपको करियर बनाने का प्लान कर रहे हो, स्पेशली इन 3D एनिमेशन, तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर पे आप लोग को फोकस करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा। स्क्रीन पे आपको पहला सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड 3ds Max। ठीक है, ऑटोडेस्क का 3ds Max। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो इंडिया में स्पेशली 3D एनिमेशन में यूज़ होता है आपका। ठीक है, अलग अलग कामों के लिए यूज़ होता है, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में भी ज़्यादा यूज़ होता है आपका, कहीं भी मॉडलिंग के लिए भी यूज़ होता है, टेक्सचरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, लाइटिंग के लिए भी काम कर लेते हैं। ठीक है ना, तो कंपनी के पैकेज पे भी डिपेंड करता है आपका, अलग अलग तरह के आपको डिपेंड करते हैं आपके। ठीक है, तो ये जो क्लास है आपका, इसमें मैं आपको सारी तरह की चीज़ों के बारे में बताता हूँ आपका। तो 3D एनिमेशन में अगर आप लोग करियर बनाने का प्लान कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है जिस पे आपको फोकस करना है वो है आपका 3ds Max। 3ds Max सॉफ्टवेयर का नाम है, ऑटोडेस्क कंपनी का नाम है। तो सॉफ्टवेयर का पूरा नाम क्या है आपका? ऑटोडेस्क 3ds Max आपका, ये पूरा नाम हो गया आपका सॉफ्टवेयर का आपका। ठीक है जी। दूसरा सॉफ्टवेयर आपका जो आपको फोकस करना है वो है आपका माया सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, माया सॉफ्टवेयर आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। और एनिमेशन फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है आपका माया, आपका ऑटोडेस्क माया। अब जो माया सॉफ्टवेयर है ये भी ऑटोडेस्क के है आपका। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन होता है, सर माया भी ऑटोडेस्क का है, 3ds Max भी ऑटोडेस्क का है, तो कंपनी ने 2 सॉफ्टवेयर क्यों बनाए हैं? कंपनी चाहती तो एक सॉफ्टवेयर भी बना सकती थी। तो देखो उसके भी आपके रीज़न है आपके। ठीक है ना, तो देखो जहाँ पे स्टूडियोज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टूडियोज़ हो गया, गेमिंग स्टूडियोज़ हो गए, जहाँ पे एनिमेशन का कॉम्प्लेक्स काम होता है, वहाँ पे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एनिमेशन का काम कर सके आपका। तो कंपनी ने 2 सॉफ्टवेयर क्यों बनाए? देखो कुछ कंपनीज होती हैं जहाँ पे कम एनिमेशन की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे छोटे मोटे एनिमेशन की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कंपनियों की अर्निंग भी थोड़ी कम होती है, इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो माया को अफोर्ड कर सके, क्योंकि माया करोड़ों का पैकेज आता है। स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर कंपनियों को ये खरीदना पड़ता है पैसे देके। तो जो कंपनियां बड़ी होती हैं, स्टूडियोज़ होते हैं, उनके पैसे कमाई भी बहुत होती है, तो वो महंगे महंगे सॉफ्टवेयर अफोर्ड कर सकते हैं। पर जो छोटी कंपनियां होती है या मिडिल टाइप की कंपनियां होती हैं, वो बड़ी सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए सस्ते सॉफ्टवेयर को भी बनाया गया है आपका। तो कंपनी ऑटोडेस्क है, उन्होंने माया भी बनाया हुआ है, मैक्स भी बनाया हुआ है। और कस्टमर के हिसाब से कोई कंपनी 3ds Max को प्रीफर करती है, कोई कंपनी माया को प्रीफर करती है। ठीक है, और 70% टाइम जो इंडिया में भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, या फिर 3ds Max यूज़ हो रहे हैं, माया हो रहे हैं आपका। इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, 4D सिनेमा होता है आपका, इंजन भी आपका रियल आपका होता है, इन्फिनिटी भी होता है आपका। इसके अलावा आपका ब्लेंडर सॉफ्टवेयर भी आपका यूज़ होता है आपका, और भी सॉफ्टवेयर आपके मार्केट में यूज़ होते हैं आपके। ठीक है ना, पर देखो जब आप एनिमेशन की पढ़ाई करते हो तो याद रखना, कल जॉब आपको एक ही सॉफ्टवेयर पे करना है, आपको 50 सॉफ्टवेयर पे नहीं करना है। अगर मार्केट में 8 सॉफ्टवेयर है, आपको सब नहीं पढ़ना, आपको 2 से 3 सॉफ्टवेयर पे ही फोकस करना है। मेरा पर्सनल सजेशन होता है 2 ही सॉफ्टवेयर पे फोकस करना होता है, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतरीन रहता है आपका। ठीक है, अब देखो तीसरा सॉफ्टवेयर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ब्लेंडर। आप लोगों के स्टूडेंट बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ब्लेंडर के बारे में, इसलिए ब्लेंडर भी तो आपका होता है। तो ब्लेंडर नाम आप लोग का बहुत कॉमन है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ब्लेंडर का नाम सुना होगा। अगर आपने खुद से रिसर्च चालू किया होगा या खुद से यूट्यूब से पढ़ रहे होगे आप लोग, तो ब्लेंडर का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो ब्लेंडर देखो क्या होता है ना, ब्लेंडर कोई कंपनी ओन नहीं करती है। जैसे मैंने बताया ना माया किस कौन सी कंपनी का है, ऑटोडेस्क का है, तो ब्लेंडर किसी कंपनी का नहीं है। ब्लेंडर दुनिया के कुछ इंजीनियर्स ने मिलकर से बनाया था और इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया सभी के लिए आपका। ठीक है ना, सभी लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं आपका। ठीक है ना, बट जो बड़ी कंपनियां होती हैं इसी कारण ब्लेंडर को यूज़ नहीं करती हैं, क्योंकि देखो जब कोई कंपनी सॉफ्टवेयर खरीदती है, कल कोई दिक्कत आएगी तो टेक्निकल सपोर्ट को कॉल करते हैं, आपके पर्सनल ट्रेनिंग के लिए भी टेक्निकल के बंदे आते हैं, पर ब्लेंडर में ऐसा कुछ नहीं है आपका। तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो ब्लेंडर को प्रेफर नहीं करते हैं, कुछ जगहों पे यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि यूज़ ही नहीं होता, बहुत जगहों पे यूज़ होता है आपका। बट अगर मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आप लोग प्रोफेशनल लेवल पे प्लान कर रहे हो एनिमेशन में करियर बनाने का, मैं आपको ब्लेंडर सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, खुद के लिए सीखना है, कुछ यूट्यूब के लिए कुछ काम करना है, खुद का पर्सनल प्रोजेक्ट पे कुछ काम करना है, ठीक है ना, फ्रीलांस में काम कर रहे हो, आपका कोई सीरियस नहीं हो, अभी जॉब वॉब का कोई प्लान नहीं है आपका, तो ब्लेंडर भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है ना, बट प्रोफेशनल लेवल पे कल आपको जॉब चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तो माया और मैक्स पे ज़्यादा प्रीफर आपको करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर आपके हो गए आपके। ठीक है, तो
70% टाइम माया मैक्स ही यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा आपको फोकस 3D एनिमेशन में जाना है तो आपको इन्हीं दोनों सॉफ्टवेयर पे आपको करना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सॉफ्टवेयर की बात। अब देखो मैं फर्स्ट क्लास से आप लोगों को बता रहा था बहुत टाइप के एनिमेशन होते हैं आपके, ठीक है। तो अभी सबसे पहला टाइप का एनिमेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दिस एनिमेशन इज़ कॉल्ड आपका आर्किटेक्चरल एनिमेशन। मैंने आपको बताया था जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, पब बनता है, क्लब बनता है, आपका बिल्डिंग्स बनती हैं, मॉल्स बनता है, आपका रेस्टोरेंट बनता है, ऑफिसेज बनता है, उनको बनाने से पहले उनका इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन होता है। आर्किटेक्चरल कंपनीज होती हैं जो 3D एनिमेटर को हायर करती हैं इस तरह के कामों के लिए जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिज़ाइन। जब भी आप एज अ इंटीरियर डिज़ाइन एक्सटीरियर डिज़ाइन किसी आर्किटेक्चर कंपनी में जॉब करोगे आपको इस तरह का काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब देखो शायद ऐसा हो कि आप में से किस बच्चों का इंटरेस्ट ना हो, किसी को मज़ा ना आए सीखने में, तो ऐसा होता है आपका, बहुत सारे बच्चे उसको स्किप भी कर देते हैं। पर जब आप लोग एनिमेशन में प्लान कर रहे हो आपको हर तरह का एनिमेशन पता होना चाहिए कि कल जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे तो आपको पता होना चाहिए किस तरह के जॉब पे नहीं करना है, किस तरह के जॉब पे अप्लाई करना है। दिस इज़ कॉल्ड आर्किटेक्चरल एनिमेशन जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये काम आर्किटेक्चर कंपनियों में ही हायरिंग होती है, बाकी कंपनियों में हायरिंग नहीं होती है इस तरह का काम, ठीक है। जहाँ पे आपको इंटीरियर का डिज़ाइन बनाना पड़ता है, सीलिंग डिज़ाइन, किचन डिज़ाइन, लिविंग रूम डिज़ाइन, लेकिन आपका रूफ डिज़ाइन, एक्सटीरियर डिज़ाइन, इस तरह के काम आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, पूरा आपको मॉडल तैयार करना पड़ता है, लाइटिंग क्रिएट करनी पड़ती है, टेक्सचरिंग क्रिएट करनी पड़ती है, रेंडरिंग क्रिएट करनी पड़ती है। उसके लिए अलग से कुछ प्लगइन सॉफ्टवेयर भी आते हैं, वो सब भी पैकेज कोर्स के अंदर इंक्लूड होता है आपका, ठीक है ना। बट एट द फाइनल आउटपुट आपको जो क्लाइंट जो डिमांड करता है आपसे, ठीक है, जो भी इंटीरियर एक्सटीरियर, जैसे देखो ये किचन डिज़ाइन, किचन का इंटीरियर है आपका, क्लाइंट जिस तरह से भी आपको इंटीरियर बनाने को कहेगा आपको इंटीरियर बना के उनको पूरा क्लाइंट को पूरा प्लान तैयार करके सब कुछ देना है आपको, ठीक है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड आर्किटेक्चरल एनिमेशन, ठीक है। अब दूसरे टाइप की एनिमेशन की बात करते हैं जिन बच्चों को गेमिंग के अंदर जाने का इंटरेस्ट है आपका, ठीक है ना। देखो अगर आप लोग गेमिंग में जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको गेम कैरेक्टर एनिमेशन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा आपको, जो गेम कैरेक्टर एनिमेशन होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो गेमिंग के अंदर अगर आप लोग जानना चाहते हो तो गेमिंग के अंदर दो तरह के काम होते हैं। इन्वायरमेंटल एनिमेशन होता है जहाँ पे इन्वायरमेंट का एनिमेशन होता है। फॉर एग्जांपल पबजी आप लोग खेलते हो, पबजी में आप लोगों ने देखा होगा आपका मॉडल बने होते हैं, आसपास का इन्वायरमेंट बना होता है, कार होते हैं, बगी होता है, पेड़ पौधे होते हैं, इन्वायरमेंटल एनिमेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है जी। एनवायरमेंटल सीनरी भी क्रिएट करना कहते हैं आपका, बैकग्राउंड्स क्रिएट भी करना हो गया आपका, ठीक है जी। मॉडलिंग भी कहते हैं, अलग अलग नामों से होता है, एक तरह से इन्वायरमेंटल एनिमेशन की कैटेगरी में आता है। फिर आते हैं मेन कैरेक्टर्स जो गेमिंग के अंदर यूज़ होते हैं, उनको कहते हैं हम लोग गेम कैरेक्टर एनिमेशन। जब गेम कैरेक्टर एनिमेटर की तरह पे आपको दौड़ जॉब लगेगी तो एक बात याद रखना, कैरेक्टर का नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर आपने कैरेक्टर एनिमेशन की पढ़ाई नहीं की है तो आपको जॉब नहीं लगेगी, और ये गारंटी है आपका। कैरेक्टर एनिमेशन सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमेशन होता है एनिमेशन के कैटेगरी में आपका, जहाँ पे आपको कैरेक्टर को एनिमेट करना पड़ता है, उसका बॉडी का मूवमेंट रियल लगना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए, फाइटिंग सीक्वेंस क्रिएट करना पड़ेगा आपको, वो भी नेचुरल रियल लगना चाहिए, फेक नहीं लगना चाहिए। वो सबसे मेहनत का काम होता है गेमिंग के अंदर आपका, ठीक है जी। जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका परफेक्ट एग्जांपल है कैरेक्टर एनिमेशन का, गेम कैरेक्टर एनिमेशन। जब आप लोग किसी भी गेमिंग कंपनी में इंटरव्यूज देने जाओगे वो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी कैरेक्टर से ही रिलेटेड पूछेंगे, क्योंकि उनको पता है इन्वायरमेंटल एनिमेशन आसान है, कोई भी बना के चला जाएगा, क्योंकि वो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कैरेक्टर से ही रिलेटेड पूछेंगे। जैसे फॉर स्क्रीन देखो, अभी स्क्रीन पर कैरेक्टर आपको दिखा रहा है, पूरा एनिमेशन किया हुआ है। तो जैसे मैंने कल के क्लास में आपको क्या बताया था, 2D एनिमेशन में क्या होता है, पहले स्केच तैयार होता है, फिर उसका इलिस्ट्रेशन तैयार होता है, फिर उसका एनिमेशन किया जाता है। तो 3D के अंदर भी सेम प्रोसेस होता है, सबसे पहले स्केच तैयार किया जाता है। जब भी गेमिंग कंपनी में जाओगे गेमिंग कंपनी के अंदर भी स्केच तैयार किए जाते हैं। जब भी कोई गेम के स्केच कैरेक्टर होते हैं ना, मेन कैरेक्टर्स, उनको स्केच करके तैयार किया जाता है कि हमारा कैरेक्टर दिखने में कैसा लगेगा, वो स्केचिंग वाले बंदे करते हैं। जब स्केच तैयार हो जाता है तो वो स्केच चला जाता है 3D मॉडलर के पास। तो यहाँ पे इलिस्ट्रेशन आर्टिस्ट नहीं होते, यहाँ पे 3D मॉडलर्स होते हैं, और 3D मॉडलर का काम होता है मॉडल तैयार करना, 3D मॉडल, इस तरीके से मॉडल तैयार करना। और फिर वो मॉडल चला जाता है एनिमेटर का काम, एनिमेटर के पास, और एनिमेटर क्या करता है, फिर एनिमेशन तैयार करता है इस तरीके से, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, जो मैंने कल के क्लास में आपको बताया था। तो जो कॉन्सेप्ट है आपका एनिमेशन का सेम है आपका 2D के अंदर भी 3D के अंदर, बस डिफरेंस बस इतना है, 2D के अंदर इलिस्ट्रेशन होता है, फिर एनिमेशन होता है, यहाँ पे मॉडलिंग होती है, और फिर आपका एनिमेशन होता है जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका, ठीक है ना। अब देखो जब भी आप एनिमेशन बनाते हो स्पेशली इन गेमिंग, ठीक है ना, आपको कैरेक्टर्स पे तो काम करना ही पड़ता है। कैरेक्टर्स का आपके अलग अलग पोजीशन पे क्रिएट करने पड़ेंगे, फाइटिंग सीक्वेंस भी होता है, बॉडी मूवमेंट भी होता है, ठीक है ना। जैसे अभी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये पूरा सीक्वेंस क्रिएट किया गया है, फ्रेम बाई फ्रेम सीक्वेंस तैयार किया गया है। तो सिंपल सा है आपका, सबसे पहले क्या तैयार किया गया होगा, पहले मॉडल तैयार किया होगा, जैसे अभी देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सॉफ्टवेयर माया है आपका, माया दिख रहा है, माया है। सबसे पहले मॉडल को तैयार किया गया है। अब जैसे मैं बता रहा, देखो अब यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है आपका, एक मॉडल तैयार हो गया हमारा। मॉडल तैयार होने के बाद हमारा फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन हो रहा है।
अब स्क्रीन पे देख रहे हो, एक एक फ्रेम पे जाके हम एनिमेशन को तैयार कर रहे हैं, बॉडी पोजीशन तैयार कर रहे हैं, और फिर लास्ट में जब हमारा सीक्वेंस क्रिएट होगा वो वीडियो बन के आएगा, जैसे मैंने कल के क्लास में 2D में बताया था। तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस ये थोड़ा होता है कि यहाँ पे थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं कि 2D एनिमेशन थोड़ा आसान होता है, और 3D एनिमेशन का जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है आपका 2D के कंपैरिजन में आपका। बट जब आप गेमिंग के अंदर जाओगे आप लोग, तो आपको सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है, गेम कैरेक्टर एनिमेशन पे ही फोकस करना है आपका, ठीक है। अब देखो मैंने आपको दो तरह के एनिमेशन बताए अभी अभी और भी बता रहा हूँ आपको, आर्किटेक्चरल एनिमेशन और गेम कैरेक्टर एनिमेशन। अब देखो, तो मुझे सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, आपको क्या लगता है ये दोनों एनिमेशन को करने के लिए अलग अलग तरह के स्किल सीखने पड़ेंगे आपको, या फिर एक स्किल से काम चल जाएगा? ये दो एनिमेशन बताए और दोनों में ही अलग अलग तरह के स्किल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। फिर आता है आपका तीसरा एनिमेशन, दैट इज़ आपका कार्टून कैरेक्टर एनिमेशन। अब देखो, गेम कैरेक्टर एनिमेशन मैंने आपको समझाया और कार्टून कैरेक्टर एनिमेशन समझाया। दोनों के अंदर कैरेक्टर्स का यूज़ होता है। टीवी पे जो कार्टून देखते हो ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स ही यूज़ होते हैं आपके। जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो कैरेक्टर ही एनिमेशन कहलाएंगे आपके, जिसको हम कार्टून कैरेक्टर एनिमेशन कहते हैं। बट अब क्वेश्चन ये है कि मैंने गेम कैरेक्टर एनिमेशन और कार्टून कैरेक्टर एनिमेशन को दोनों को अलग अलग क्यों कहा? दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं? क्या लगता है आपको, गेम कैरेक्टर एनिमेशन और कार्टून कैरेक्टर एनिमेशन दोनों अलग अलग हैं आपके ख्याल से, दोनों एक ही चीज़ है? चलो मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है आपका। जब कार्टून एनिमेशन होता है, वहाँ ह्यूमन इमोशन का यूज़ होता है आपका, जो कि गेम के अंदर नहीं होता है। ह्यूमन इमोशन का मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस। जब कैरेक्टर गुस्सा होता है तो वो अपना आईब्रोज ऊपर करता है, गुस्सा हो जाता है, उसका चेहरा फेशियल रिएक्शन गुस्से में दिखाना पड़ता है आपको। जब कैरेक्टर खुश होता है, जब कैरेक्टर आपस में बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं ह्यूमन इमोशन और फेशियल एक्सप्रेशंस। जब आप कार्टून एनिमेशन क्रिएट करोगे, आपको बॉडी लैंग्वेज भी देना पड़ता है। बट गेमिंग के अंदर आप रेयरली आपने कोई ऐसा गेम देखा होगा जिसके अंदर बॉडी लैंग्वेज, ह्यूमन इमोशन, गेम कैरेक्टर एनिमेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपकी अलग तरह से पढ़ाई होगी। और जब कार्टून कैरेक्टर एनिमेशन की आप लोग पढ़ाई करोगे, वहाँ पे आपको अलग तरह से एनिमेशन का पढ़ाई करवाया जाएगा। आपको फेशियल एक्सप्रेशन भी सिखाए जाएंगे, आपको ह्यूमन इमोशन भी आपको सिखाया जाएगा, ताकि आपका एनिमेशन रियल लगे, वो फेक ना लगे। और इसकी अलग से पढ़ाई होती है, ठीक है ना। अब मैंने आपको 3 टाइप के एनिमेशन बताए, तीनों अलग अलग हैं या तीनों आइडेंटिकल हैं? इसमें से कोई भी एनिमेशन एक दूसरे से सेम नहीं होता है। तो अगर आप गेम कैरेक्टर एनिमेशन की पढ़ाई करोगे, आप गेमिंग कंपनी में ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग मान के चलो इस तरह के एनिमेशन, आप कार्टून कैरेक्टर एनिमेशन की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको उसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप आर्किटेक्चरल एनिमेशन की पढ़ाई करते हो, आप उन्हीं कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। आप एक दूसरे कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये 3 कॉमन एनिमेशन होते हैं, आप एनिमेशन होता है आपका जो इंडस्ट्री में आपका यूज़ होता है आपका, ठीक है ना। बट इन सबसे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो एनिमेशन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मैंने पहले क्लास में भी आपको बताया हुआ था। कौन से एनिमेशन की बात कर रहा हूँ? मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था इस एनिमेशन के बारे में, प्रोडक्ट एनिमेशन। आपका स्क्रीन पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट एनिमेशन का एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। टीवी पे जो आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हो, जितने भी आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, ये सारे प्रोडक्ट एनिमेशन के कैटेगरी में आते हैं आपके, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था पहले क्लास में भी, 70% टाइम जो आपकी पहली जॉब लगेगी एज ए एनिमेटर, आपके चांस है कि वो प्रोडक्ट एनिमेटर के तौर पे लगे, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जॉब प्रोडक्ट एनिमेशन में ही अवेलेबल है आपका। आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फ्रेगनेंस, ठीक है जी, आप गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, हेडफोन्स, ठीक है जी, यहाँ तक कि जो आप डिवाइसेस का आप ऐड देखते हो, फ़ोन्स का ऐड देखते हो, जो कार का ऐड देखते हो, हर तरह का जो एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पे देखते हो, उसके अंदर एनिमेशन वीएफएक्स का यूज़ होता है आपका, ठीक है ना। एनिमेशन मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है, वीएफएक्स के बारे में भी आगे बात करेंगे हम लोग। पर जब आप प्रोडक्ट एनिमेशन की कैटेगरी में आते हो, तो आपको 3D एनिमेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एज अ प्रोडक्ट एनिमेटर आपका काम होता है प्रोडक्ट एनिमेशन का काम करना। अब ये समझना, जैसे कार्टून कैरेक्टर एनिमेशन की आपको पढ़ाई कराई जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट एनिमेशन भी बना लोगे, नहीं। आपका प्रोडक्ट एनिमेशन आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, आपको प्रेजेंटेशन का मेथड का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट एनिमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन। आपका कलरिंग का काम होता है, लाइटिंग का काम होता है, रिवीलिंग का होता है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। जब प्रोडक्ट एनिमेशन की पढ़ाई करोगे ना, आपको ये सारे मेथड आपको पढ़ाए जाएंगे आपको। और प्रोडक्ट एनिमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन और रिवीलिंग आपको बताई। तो जैसे देखो यहाँ पे देखो प्रेजेंटेशन, देखो आप कैसे प्रोडक्ट को रिवील किया जा रहा है, उसके प्रॉपर्टीज़ को रिवील किया जाता है, उसके फीचर्स को रिवील किया जाता है, ताकि एनिमेशन आपका हाई क्वालिटी का लगे। देखो ये रिवीलिंग मेथड है, जूम आउट था, फिर धीरे धीरे जूम इन हुआ, तो ये अलग से पूरा कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्ट एनिमेशन के अंदर। तो जब आप प्रोडक्ट एनिमेशन की आप पढ़ाई करोगे, आपको ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी आपको, ताकि आप जब इंटरव्यूज़ में जाओगे, जो आपको बनाने को देंगे, जब आपसे पूछेंगे वो चीज़ें, तो आप चीज़ों को आसानी से क्रिएट कर सको, आसानी से बना सको। और इंटरव्यू में जो चीज़ें आप बनाओगे, आप वहीं से आपका डिपेंड करता है वो आपको जॉब देंगे या नहीं देंगे। वहीं पे आपकी सारी चीज़ें वो टेस्ट करेंगे आपका, ठीक है ना। तो आपको सारी चीज़ अच्छे से हाई लेवल पे सीख के जानी पड़ती है, और इस क्वालिटी लेवल पे आपको चीज़ों को क्रिएट करना पड़ता है आपका, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है आपका प्रोडक्ट एनिमेशन। तो देखो मैंने आपको 4 टाइप के एनिमेशन बताए। तो ये चारों टाइप के जो एनिमेशन होते हैं, अगर ये आप लोग पढ़ाई करते हो, तो ये आपके कॉर्पोरेट जो ऑफिसेस होते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, उनके अंदर आपकी जॉब लगेगी। फॉर एग्जांपल बायजूस हो गया, इस तरह के जो कंपनीज़ होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट का काम होता है,
आपका, या फिर गेमिंग कंपनीज के अंदर आपका काम होता है, ऐसी कंपनियाँ जो आपका कार्टून का काम करती है, कॉन्सेप्ट एनिमेशन का काम करती है, या फिर आर्किटेक्चर का काम करती है। तो आपकी जो जॉब लगेगी इन तरह के कंपनीज में आपकी जॉब लगेगी, जो कि एनिमेशन, मैंने आपको 4 एनिमेशन बताएं, ठीक है ना। बट अगर मान के चलो अब आपको स्टूडियोज़ में जॉब करना है, तो ये एनिमेशन पढ़ के क्या आप स्टूडियो में जॉब कर सकते हो, मे भी कर सकते हो, बट आपको स्टूडियोज़ में जॉब करने के लिए अलग तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि स्टूडियोज़ में देखो किस तरह का काम होता है। स्टूडियोज़ में 2 तरह के काम होते हैं। आपके एडवर्टाइजमेंट का काम होता है आपका, स्टूडियोज़ वाले एडवर्टाइजमेंट का बहुत सारा काम करते हैं आपका, और फिर वो मूवीज़ का काम करते हैं आपका। एडवर्टाइजमेंट का काम करने के लिए उनको 3D एनिमेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, मॉडलर की ज़रूरत भी पड़ती है, आगे मैं बताऊंगा और सभी के बारे में आपको। वो उन सभी डिज़ाइनर को उनको हायर करना पड़ता है, उनको VFX आर्टिस्ट भी हायर करना पड़ता है, CGI आर्टिस्ट भी आपको हायर करना पड़ता है। बट मान के चलो एज अ VFX आर्टिस्ट अगर आप करियर बनाने का प्लान कर रहे हो, तो सबसे बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी आपको स्टूडियोज़ में ही मिलेगा। क्योंकि कंपनीज़ में अगर एज अ VFX आर्टिस्ट तरह की जॉब करोगे आप, तो कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में आपका VFX का इतना ज़्यादा आपका ग्रोथ नहीं है जितना कि आपका स्टूडियोज़ में है। स्टूडियोज़ में आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करने पड़ेंगे, मूवीज़ में आपको काम करने पड़ेंगे, VFX से रिलेटेड आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वाले में काम करने पड़ेंगे, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको नहीं अपॉर्चुनिटी मिलेंगे आपको। कॉर्पोरेट वर्ल्ड मतलब ऐसी कंपनियाँ जैसे बायजूस हो गया, आपका वेदांत हो गया, एक्स्ट्रा मार्क्स हो गया, ये कंपनीज़ हो गई। कंपनियों में अगर VFX पढ़ के जॉब करोगे तो आपका इतना करियर ग्रोथ आपका कभी भी नहीं होगा। CGI पढ़ लो, VFX पढ़ लो, पर ये पढ़ने के बाद अगर आप स्टूडियोज़ में जॉब करना चाहते हो तो ही आपको ग्रोथ मिलेगी VFX का और CGI आर्टिस्ट के तौर पर। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो VFX CGI में मेन डिफरेंस क्या होता है, पहले आपको मैं वो समझाता हूँ आपका कि VFX क्या होता है, CGI क्या होता है। अभी स्क्रीन पे मैं आपको एक मूवी का सीन बता रहा हूँ मैं आपका, ठीक है ना। एक मूवी का सीन है आपका मैन इन ब्लैक, ये मैन इन ब्लैक का सीन है आपका, ठीक है ना। अब सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपका, ठीक है। आपको बैकग्राउंड में ये टनल आपको दिखाई देगा, ये टनल, ठीक है जी। तो ये टनल रियल है या फेक? तो ये जो पीछे आपको टनल दिखाई दे रही है इसको हम VFX कहेंगे या CGI कहेंगे? अगर जिनका आंसर VFX है वो गलत है। देखो VFX का मतलब पहले समझ लो, विजुअल इफेक्ट्स, और CGI का मतलब होता है आपका कंप्यूटर जनरेटेड इमेजनरी, ठीक है जी। जब भी कोई विजुअल इफेक्ट्स का काम होता है, ऐसी चीज़ जहाँ पे मोशन हो, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, एरोप्लेन क्रैश हो गया, मूवीज़ में देखते हो ना, डैम टूट गया, पूरा पानी बह गया, ठीक है जी, कहीं पे ब्लास्ट का सीक्वेंस क्रिएट कर रहा है, एरोप्लेन क्रैश हो रहा है, बिल्डिंग क्रैश हो रहा है, इस तरह के जो मोशन क्रिएट होते हैं आपके, ठीक है जी, वो आपके VFX कहलाते हैं आपके। पर जब भी कोई मूवीज़ के अंदर कोई चीज़ें देखोगे, जैसे पहाड़ हो गए, ठीक है ना, कोई बैकग्राउंड में कोई चीज़ें आपकी होती हैं जो इसके अंदर कोई मोशन नहीं है, स्टिल होता है, उसको हम CGI कैटेगरी के अंदर लाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका, अब क्वेश्चन है ये CGI किस तरह के आर्टिस्ट ने बनाया होगा। देखो जो एनिमेटर होते हैं, जो मॉडलर होते हैं, 3D मॉडलर, उन्होंने पूरा का पूरा इसका मॉडल तैयार किया होगा, ठीक है। उसके फिर कलरिंग का काम किया होगा, लाइटिंग का काम किया होगा, टेक्सचरिंग का काम किया होगा, फिर उस पूरे बैकग्राउंड को रिमूव करके उसका पूरा CGI क्रिएट किया होगा। तो जब स्टूडियोज़ में आप जॉब के लिए जाओगे तो याद रखना CGI आर्टिस्ट का अलग से जॉब होता है और VFX आर्टिस्ट का अलग से जॉब होता है। जैसे ये गन है, इस गन में से देखो आपको रेज़ निकल रही है, तो ये रेज़ VFX कैटेगरी में आएगा, ये VFX आर्टिस्ट का काम है। अब पीछे जो आपको ये दिखाई दे रहा है टनल वनल, ये CGI आर्टिस्ट का काम है। ये जो गन आपको दिखाई दे रही है, ये अगर ये आपका फेक है तो ये CGI आर्टिस्ट का ही काम होगा, ये VFX आर्टिस्ट का काम नहीं है। VFX आर्टिस्ट का काम सिंपल है, आपके इफेक्ट्स क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये सीन है कि मूवी का, पीछे जो आपको पहाड़ वहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जंगल वंगल दिखाई दे रहे हैं, ये CGI कैटेगरी में आपके आएंगे, ये CGI के थ्रू बनाया गया है और इनको CGI आर्टिस्ट ने बनाया है। बस कैरेक्टर के हाथ से जो बिजली निकल रही है, ये VFX आर्टिस्ट ने बनाया है। सेम मार्वल के मूवीज़ में होते हैं, जितने भी आपको चीज़ें शूट वूट आपको दिखाई देते हैं वो CGI के थ्रू बनाए गए हैं। पर जब आपके एक्शन सीक्वेंस होते हैं, जो फाइटिंग सीक्वेंस होते हैं, जो ब्लास्ट का सीन होता है, क्रैश व्रैश जो चीज़ें होती हैं, टूटना फूटना जितना होता है, वो सारा VFX के थ्रू आपका बनाया जाता है आपका, ठीक है। तो जब आप मूवीज़ में वर्क करोगे तो आपको CGI आर्टिस्ट के तौर पर भी आपकी जॉब लग सकती है, एज अ VFX आर्टिस्ट के तौर पर भी आपकी जॉब लग सकती है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मेरे पास एक परफेक्ट एग्जांपल है आप लोगों का, ठीक है। अब जरा ये सीक्वेंस को आप लोग देखो जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ आपका, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, पूरा स्टार्टिंग से आपको समझाता हूँ एक बार। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल 20 से समझाऊंगा, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो देखो अगर आप लोगों को स्टूडियोज़ में वर्क करना है तो आपको पूरा सीक्वेंस समझना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या करता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बताता हूँ कि स्टूडियो में वर्क कैसे होता है। मान के चलो कल आप जॉब लगेगी आपकी किसी स्टूडियो में, तो आप कैसे वर्क करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल लो, मान के चलो मैं एक स्टूडियो में जॉब करता हूँ, आपका किसी स्टूडियो में एज अ VFX आर्टिस्ट जॉब कर रहा हूँ। मैं टीम लीडर हूँ, मेरी टीम के अंदर 35 लोग हैं। कल हमारे कंपनी में एक प्रोजेक्ट आएगा आपका, मान के चलो यूनिवर्स, ये मूवी है आपका, ठीक है ना। ये मूवी मान के चलो यूनिवर्सल पिक्चर प्रोड्यूस कर रही है, उन्होंने हमारी कंपनी को ये काम दिया, 10 मिनट की क्लिप है, 55 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हमें 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना है, ठीक है ना। और हमें ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उनको देना है। तो स्टार्टिंग में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ आप लोगों को। देखो जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, जैसे यूनिवर्सल पिक्चर, उन्होंने हमारी कंपनी को कांटेक्ट करेंगे, हम लोग पूरा का पूरा एक पूरा आपका बना के देंगे कोटेशन, पूरा क्या कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, किस तरह के काम करके देंगे, पूरा कोटेशन तैयार करके हम लोग देते हैं आपका। प्राइसिंग वाइजिंग का सारा फाइनल होता है, फिर वहाँ से 2 बंदे आते हैं, हमारे से बंदे जाते हैं, पूरी मीटिंग होती है, वो पूरा क्लिप समझाते हैं, पूरा सीन समझाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद स्टोरी बोर्ड बन के आता है आपका। स्टोरी बोर्ड क्या होता है,
स्टोरी बोर्ड एक पूरा रफ स्केच होता है जहाँ पे पूरा का पूरे वीडियो को समझाया गया होता है, एक एक फ्रेम में क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे सीक्वेंस आपको क्रिएट करना है। कभी कभी एक एक हज़ार का फ्रेम आता है, एक एक हज़ार पेज का स्टोरी बोर्ड आता है, दो दो हज़ार पेज का स्टोरी बोर्ड आता है, छः छः हज़ार पेज का स्टोरी बोर्ड आता है। तो हम जैसे मान के चलो मेरी टीम है, मेरी टीम को एक काम मिला, तो सबसे पहले मैं सीनियर्स के साथ बैठ के पूरा डिस्कस करूँगा। जब पूरा डिस्कशन हो जाएगा फिर मैं अपनी टीम के साथ डिस्कशन करूँगा। मैं अपनी टीम में टीम डिवाइड कर दूँगा, 4 बंदों की टीम, 5 बंदों की टीम, ऐसे अलग अलग सेगमेंट डिसाइड कर दूँगा। CGI का अलग से सेगमेंट डिसाइड होगा, VFX का अलग से सेगमेंट डिसाइड होगा, एनिमेशन का अलग से सेगमेंट डिसाइड होगा। 3 तरह के एनिमेशन चीज़ों को हम डिसाइड करेंगे हम लोग। एनिमेशन वाले अलग से बंदे होंगे, आपके VFX के अलग से बंदे होंगे, CGI के अलग से बंदे होंगे। इस तरह से पूरा सेगमेंट हम लोग डिसाइड करते हैं आपका। फिर सभी डिपार्टमेंट को फ्रेम्स दे दिया जाता है। आप 5 सेकंड पे काम करोगे, 10 सेकंड पे काम करोगे, या फिर 2000 फ्रेम पे या 1000 फ्रेम पे आप लोग काम करोगे, बाकी लोग इस फ्रेम पे काम करेंगे। इस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब सारा काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फिर आता है आपका काम स्टार्ट करने का, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास क्या आता है, जैसे ये ग्रीन स्क्रीन है, इस ग्रीन स्क्रीन पे इस बंदे की वीडियो रिकॉर्ड हुई हुई पूरा सीक्वेंस हमारे पास आएगा, ठीक है ना। हमारा काम होता है उसको पूरा फाइनल आउटपुट इस तरह से तैयार करके देना है। ये क्लिप बन के आएगा, ये ग्रीन स्क्रीन पे बंदा खड़ा है, इसकी वीडियो रिकॉर्ड बन के आएगी, हमें पूरा सीक्वेंस समझाया गया है, हमारे पास स्टोरी बोर्ड आ गई है जिसके अंदर पूरा मेंशन है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हमारा काम होता है इस वीडियो का प्रोडक्शन चालू करना है आपका। तो वीडियो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए एनिमेटर आपका काम सिर्फ एनिमेशन का नहीं होता है, आपके पास 5 से 6 पोजीशन होते हैं जिस पे आप जॉब करोगे। मैं आपको सारे पोजीशन आप लोगों को समझाऊंगा, कल आप उन्हीं पोजीशन पे जॉब करोगे इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहला आता है आपका कैरेक्टर्स, ठीक है जी। कैरेक्टर्स जो स्क्रीन पे मैं आपको कैरेक्टर दिखा रहा हूँ, कैरेक्टर 2 तरीके से हो सकते हैं। अगर जिस कंपनी ने हमें काम दिया है उन्होंने पहले से हमें कैरेक्टर प्रिपेयर करके दे दिया है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उन्होंने नहीं दिया है तो उन्होंने कहा है कैरेक्टर ये हमें प्रिपेयर करना है, तो फिर स्केचिंग वाले बंदे फिर से काम में आएंगे। स्केचिंग वाले के बंदे के साथ बैठ के, स्केचिंग डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हम इस एलियन का स्केच तैयार करेंगे। एलियन हमारे देखने में कैसा लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है ना, पूरा डिसाइड करेंगे। हम यूनिवर्सल पिक्चर को कांटेक्ट करेंगे, उनको बोलेंगे ये फाइनल आउटपुट है, आपको पसंद है नहीं है, वो फाइनल करेंगे तो फिर हमारा स्केच फाइनल हो जाएगा। जब एक बार स्केच हमारा फाइनल हो जाता है तो वो स्केच चला जाता है 3D मॉडलर के पास। 3D मॉडलर क्या करता है, उस स्केच का मॉडल तैयार करता है। स्क्रीन पे देखो ऊपर आपको दिखाई देगा, ये इसको 3D मॉडल कहते हैं। देखने में आप लोगों को ये फेक लगेगा क्योंकि ये क्या है, ये सिर्फ 3D मॉडल है। ये जो आपको दिख रहा है ये सिर्फ 3D मॉडल है, ये रियल प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए आपको ये फेक लग रहा है। स्केचिंग का काम हो गया, मॉडलिंग का काम हो गया। मॉडलिंग का काम कौन करता है, 3D मॉडलर करता है, ध्यान से रखना, अभी मैं आगे पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है जी। स्केचिंग का काम स्केचिंग वाला बंदा करेगा, मॉडलिंग का काम मॉडलिंग वाला बंदा करेगा। अब आ गया नेक्स्ट चीज़, ठीक है जी। अब देखो ये आपका फेक लग रहा है और नीचे वाला पार्ट आपको रियल लग रहा है। अब क्वेश्चन है ये इतना रियल कैसे लग रहा है, ये इसलिए रियल लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर टेक्सचरिंग किया गया है। अब टेक्सचरिंग क्या होता है, देखो टेक्सचरिंग क्या होता है इसको समझने के लिए मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। जैसे ये मॉडल है, हमें क्या करना है इसके ऊपर, ये जो एलियन है इसकी बॉडी हमें मेटालिक बनानी है, मेटल की बॉडी बनानी है। तो हमें इसके बॉडी के ऊपर मेटल की टेक्सचरिंग करनी पड़ेगी। जैसे आयरन मैन का सूट है, हम मॉडल बनाएंगे आयरन मैन के सूट का, फिर उसके ऊपर मेटल का टेक्सचरिंग देंगे। तो जो चीज़ें मेटल की है उसके ऊपर मेटल का टेक्सचर देंगे, जो चीज़ हमें ग्लास का बनाना है उसके ऊपर ग्लास का टेक्सचर देंगे, कोई चीज़ हमें पत्थर जैसा बनाना है उसके ऊपर पत्थर का टेक्सचर देंगे। तो टेक्सचर क्या करता है, जो चीज़ जिस मटेरियल का हमें बनाना हो वो उस मटेरियल का फील होता है, दिखने में उसी मटेरियल का लगता है। तो टेक्सचरिंग आर्टिस्ट का काम होता है इस तरह के मटेरियल्स अप्लाई करना मॉडल के ऊपर, इनको कहते हैं हम लोग टेक्सचरिंग आर्टिस्ट। 3D मॉडलर का काम होता है मॉडल बनाना, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट का काम होता है इस तरह से टेक्सचर्स को अप्लाई करना। ये बात याद रखना, इनको टेक्सचरिंग आर्टिस्ट कहा जाता है जो इस तरह के टेक्सचर अप्लाई करते हैं। अब देखो नीचे आपको एलियन का बॉडी कितना रियल लग रहा है क्योंकि ये मेटल का बॉडी लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर मेटल का टेक्सचरिंग किया गया है क्या है। फिर लाइटिंग आर्टिस्ट होते हैं जो लाइटिंग का पूरा काम करते हैं, फिर कलरिंग आर्टिस्ट भी होते हैं जो पूरा कलरिंग वलरिंग का काम करते हैं आपका, ठीक है ना। तो आपके कौन कौन से पोजीशन हो गए, 3D मॉडलर हो गया, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट हो गया, लाइटिंग आर्टिस्ट हो गया, कलरिंग आर्टिस्ट हो गया। इन चारों बंदों ने काम किया और हमारा पूरा का पूरा जो एलियन का मॉडल है वो पूरा अच्छे तरीके से हाई लेवल क्वालिटी पे तैयार हो गया आपका। फिर आएगा CGI डिपार्टमेंट। CGI डिपार्टमेंट काम होता है, देखो बैकग्राउंड में पहाड़ वहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये CGI वाले बंदों का काम है। उन्होंने पूरा पहाड़ वहाड़ बना दिया, पूरा CGI तैयार कर दिया। अब हमारा पूरा CGI तैयार है, हमारा पूरा एलियन का मॉडल तैयार है। अब सबसे लास्ट काम रह गया है, मॉडल तैयार है हमारा, हमारा CGI तैयार है, एनिमेशन और मोशन। अब हमें इस एलियन को एनिमेशन करना है। अब ये एलियन चल के जाएगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है ना, तो इसका एनिमेशन करना पड़ेगा, इसको मोशन करना पड़ेगा। अब देखो ये जो एलियन है ये किस कैटेगरी में आएगा, कैरेक्टर के कैटेगरी में आएगा या किस कैटेगरी में आएगा, ये एलियन कैरेक्टर हो गया आपका, नहीं कैरेक्टर कहलाएगा ये आपका, ठीक है जी। ये एलियन एक तरीके से कैरेक्टर हो गया आपका, मैंने बताया था ना कैरेक्टर एनिमेशन, जहाँ पे कैरेक्टर को एनिमेट करते हो। अब कैरेक्टर है इसका, इसका एनिमेशन किस तरह का एनिमेटर कर पाएगा, जिसको कैरेक्टर एनिमेशन का नॉलेज हो।
जिस बंदे ने पढ़ाई नहीं की कैरेक्टर एनिमेशन को, वो कैरेक्टर एनिमेट नहीं कर सकता, क्योंकि कैरेक्टर के लिए मैंने बताया आपको बॉडी का मूवमेंट देखना पड़ता है, सब कुछ रियल लगना चाहिए, ठीक है ना, फेक नहीं लगना चाहिए। तो कैरेक्टर एनिमेटर स्पेशलाइज्ड होते हैं कैरेक्टर को एनिमेशन करने में आपका, ठीक है ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन करना पड़ेगा। और जब इंडस्ट्री में एनिमेशन होता है उसको हम एक टर्म देते हैं, इसको हम लोग रिगिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को, जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है ना, एनिमेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ अब इसका एनिमेशन होगा, इस प्रोसेस को रिगिंग कहा जाता है। ये बात याद रखना, एनिमेशन नहीं कहा जाता, एनिमेशन अलग चीज़ है, इस प्रोसेस को रिगिंग कहा जाता है। और ये जो काम करते हैं उनको रिगिंग आर्टिस्ट कहते हैं। जैसे मैंने बताया 3D मॉडल बनता है, 3D मॉडल कौन बनाता है, 3D मॉडलर। टेक्सचरिंग का काम कौन करता है, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट। लाइटिंग का काम कौन करता है, लाइटिंग आर्टिस्ट। कलर का काम कौन करता है, कलरिंग आर्टिस्ट। और रिगिंग का काम करता है, रिगिंग मतलब फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, जो इसके बॉडी के अंदर मूवमेंट देना होगा उसको रिगिंग कहते हैं। और रिगिंग का काम कौन करेगा, रिगिंग आर्टिस्ट कहते हैं हम लोग इसको। तो ये 5 पोजीशन होते हैं एनिमेशन के अंदर। आप जब भी कभी naukri.com पे, लिंक्डइन पे आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना आप लोग, तो याद रखना जॉब पोजीशन जो आपका होता है आपका, हाँ जी, जब भी किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो जॉब पोजीशन पे आपका लिखा रहेगा 3D एनिमेटर, पर नीचे देखना जॉब रोल लिखा होगा, जॉब रोल में लिखा होगा टेक्सचरिंग आर्टिस्ट। मतलब एज अ 3D एनिमेटर आपको हायर किया गया है कंपनी में, पर जो आपका काम है, आपका जॉब रोल वो है आपका टेक्सचरिंग का, आपको टेक्सचरिंग के लिए ही हायर किया गया है। जब भी किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करो, जॉब रोल ज़रूर पढ़ना। अगर ऊपर लिखा हुआ है 3D एनिमेटर, इसका मतलब नहीं कि आप एनिमेशन का काम करोगे, नीचे पढ़ना जॉब रोल में क्या लिखा हुआ है। अगर जॉब रोल में लिखा हुआ है टेक्सचरिंग, आपका कलरिंग, लाइटिंग, ठीक है ना, आपका मॉडलिंग या फिर आपका रिगिंग, जो नाम लिखा हुआ है आपको उस कंपनी में उसी काम के लिए हायर किया गया है आपका। और जब एनिमेशन में जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो 5 काम के लिए अलग अलग तरह के आर्टिस्ट को हायर करती हैं, एक ही बंदा ये सारे काम नहीं करता है। जैसे मॉडल बन गया, मॉडलिंग आर्टिस्ट ने क्या किया, फाइल आपका भेज दिया टेक्सचरिंग आर्टिस्ट को, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट ने भेज दिया कलरिंग आर्टिस्ट को, कलरिंग आर्टिस्ट ने भेज दिया लाइटिंग आर्टिस्ट को, लाइटिंग आर्टिस्ट ने भेज दिया फाइनल फाइल रिगिंग आर्टिस्ट को। रिगिंग आर्टिस्ट फिर फाइनल एनिमेशन का काम करेगा। जब एनिमेशन का काम हो जाएगा फिर कलर ग्रेडिंग में और वीडियो एडिटिंग डिपार्टमेंट में चला जाएगा आपका, जहाँ पे कंपोजिशन का काम होगा, आफ्टर इफेक्ट्स पे ग्रेडिंग का काम होगा, लाइटिंग का काम होगा, थोड़ा सा इसको और इन्हेंस करने के लिए और थोड़ा सा और रियलिस्टिक फील कराने के लिए। इस तरह के पोजीशन होते हैं आपके, ठीक है ना। तो मैंने बताया आपको, अगर आप लोग एनिमेशन फील्ड में जाना चाहते हो, कॉर्पोरेट लाइफ में कंपनियों में जॉब करना चाहते हो, तो आपके पास 4 एनिमेशन के ऑप्शन होते हैं। आर्किटेक्चर एनिमेशन, गेम कैरेक्टर एनिमेशन, कार्टून कैरेक्टर एनिमेशन और आपका प्रोडक्ट एनिमेशन। स्टूडियोज़ में वर्क करना चाहते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। CGI का ऑप्शन होता है, CGI भी मॉडलर ही बनाते हैं। ये देख लो CGI, आप पहाड़ बने, पहाड़ का मॉडल बनाया होगा, फिर टेक्सचरिंग की गई होगी, फिर रेंडरिंग की होगी, कलरिंग की होगी, लाइटिंग की होगी, सारे पोजीशन सेम होते हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। आप CGI डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग सकती है, या फिर आपके VFX में आप पढ़ाई करोगे तो VFX डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगेगी। अगर आप एनिमेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हो तो यहाँ पे आपको ऐसा एनिमेशन क्रिएट करना पड़ेगा आपका, ठीक है ना। तो ये सारे अलग अलग काम होते हैं और ये काम स्टूडियोज़ में होते हैं आपके जॉब। स्टूडियोज़ में आपको प्रोडक्ट एनिमेशन का भी काम करना पड़ सकता है, वहाँ पे भी आपको VFX सब की जरूरत पड़ती है आपका। बट आपको डिफाइन करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में नहीं जाना है, आपके पास सभी ऑप्शन होते हैं आपके, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए मेरे पास एक और एग्जाम्पल है आपका। ये जुरासिक वर्ल्ड का सीन है आपका, ठीक है ना। अब मान के चलो मैंने अभी पिछला वाला प्रोजेक्ट हमारे कंपनी ने करके दे दिया। अब जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड कौन से प्रोडक्शन हाउस का, यूनिवर्सल पिक्चर का ही। अब इस कंपनी ने हमें फिर से काम दिया, 10 मिनट का क्लिप है, हमें पूरा वीडियो तैयार करके देना है हम लोग को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब वीडियो हम सारा काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले स्केच तैयार किया जाएगा डायनासोर का। जब स्केच तैयार हो जाएगा, उसके बाद जब स्केच तैयार हो जाएगा तो वो 3D मॉडलर के पास चला जाएगा। 3D मॉडलर क्या करेगा, उस स्केच के थ्रू मॉडल को तैयार करेगा। अब देखो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है डायनासोर का हमारा मॉडल है, 2 रैप्टर्स हमने बनाए हैं, बिल्कुल फेक लग रहा है आपका क्योंकि ये आपका 3D मॉडल है। अब इसके ऊपर क्या क्या होना है, टेक्सचरिंग, कलरिंग और लाइटिंग। टेक्सचरिंग का काम कौन करेगा, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट। लाइटिंग और कलरिंग का काम कौन करेगा, लाइटिंग एंड कलरिंग आर्टिस्ट पे फिर काम करेंगे आपका, ठीक है ना। अब देखो इस डायनासोर के ऊपर हमने स्किन का टेक्सचर डाल दिया, हमारा टेक्सचरिंग का काम हो गया, लाइटिंग का काम हो गया, कलरिंग का काम हो गया। अब डायनासोर दिखने में रियल लग रहा है ना, बिल्कुल अब दिखने में रियल लग रहा है आपका, ठीक है। अब जो छोटे मोटे करेक्शन थे वो करेक्शन भी हमने कर दिया, हाथ पीछे थे हमने करेक्शन भी सारा कर दिया, थोड़ा लाइटिंग भी इंप्रूव कर दिया। अब पूरा का पूरा सब कुछ सीन हमारा तैयार हो गया, ठीक है ना। अब सबसे लास्ट एंड फाइनल काम रह गया है रिगिंग, RI, हाँ RIGGING, रिगिंग कहते हैं इसे हम लोग। और रिगिंग का काम कौन करता है, रिगिंग का काम करता है रिगिंग आर्टिस्ट। अब आप लोगों ने सभी तरह के पोजीशन को समझ लिया आपका, ठीक है ना। तो रिगिंग आर्टिस्ट आपका काम होगा, फिर वो पूरा तैयार करेंगे, एनिमेशन तैयार करेंगे आपका। और ये भी कैरेक्टर कैटेगरी में आपका जाएगा, देख लो डायनासोर भी कैरेक्टर हो गया, तो ये एनिमेशन भी वही कर पाएगा, इसका रिगिंग वही कर पाएगा जिसको कैरेक्टर एनिमेशन का नॉलेज है। तो कैरेक्टर एनिमेशन की अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो तो सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब्स नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टूडियोज़ में भी एज अ कैरेक्टर एनिमेटर के पोजीशन पे आप लोग की जॉब लग सकती है, ठीक है जी। अब इस वीडियो में देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको कोई भी CGI नहीं बनाना, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहे हैं पेड़ पौधे, ये ऑलरेडी शूट किए गए हैं,
ठीक है ना। बस यहाँ पे आपको CGI पे मॉडल वॉडल तैयार करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है जी। तो ये आपके टोटल ऑप्शन होते हैं आपका। एज एनिमेटर जब आप कंपनीज़ में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एज अ 3D मॉडलर आप लोग की जॉब लग सकती है, एज अ टेक्सचरिंग आर्टिस्ट आप लोग की जॉब लग सकती है, लाइटिंग कलरिंग आर्टिस्ट के तौर पे आपकी जॉब लग सकती है, या फिर एज अ रिगिंग आर्टिस्ट की तरह जॉब लग सकती है। जो प्रोडक्ट एनिमेशन होता है उसमें क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द काम्स ये सारा काम एक ही बंदा करता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। हाँ, ज़्यादा ये होता है मॉडलिंग का काम अलग बंदा करता है, और फिर टेक्सचरिंग लाइटिंग कलरिंग ये सारा काम एक ही बंदा करता है, ठीक है जी। प्रोडक्ट एनिमेशन के अंदर जब प्रोडक्ट एनिमेशन की पढ़ाई करोगे उसमें सारी चीज़ आपको खुद ही करनी है। पर जब स्टूडियोज़ में बड़ी कंपनियों में जॉब करोगे, वहाँ बहुत बड़े बड़े मात्रा में प्रोडक्शन के वीडियोज़ तैयार होते हैं। एक बंदे को अगर सारा काम करने को दे देंगे ना, प्रोजेक्ट कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसलिए हर काम के लिए अलग अलग से डिज़ाइनर्स को हायर किए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड बंदे। अगर आप मार्केट में ऐसे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने 5-5 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग के ऊपर है, उनको सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग का ही आइडिया है, उनको मॉडलिंग के तरफ पोजीशन पर ही हायर किया जाता है। मार्केट में ऐसे बंदे हैं जिनको 4-4 साल 5-5 साल सिर्फ और सिर्फ टेक्सचरिंग का नॉलेज है, टेक्सचरिंग पे ही एक्सपीरियंस है, और उनको सिर्फ और सिर्फ टेक्सचरिंग के लिए हायर किया जाता है। तो एक्सपीरियंस आपका तभी होगा जैसे आपकी जॉब लगेगी। आपको जो भी पसंद हो, जैसे आप कोर्स करोगे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी पढ़ाई जाएगी, आपको 2D एनिमेशन भी पढ़ाया जाएगा, आपको 3D एनिमेशन भी पढ़ाया जाएगा, आपको VFX भी पढ़ाया जाएगा, आपको CGI भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। देखो स्टार्टिंग में आप में से किसी को कोई चीज़ आप देख के आपको कुछ अच्छा लगे, पर जब कोर्स करोगे तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। मान के चलो अगर आपको VFX में करियर बनाना है तो VFX में करियर बना सकते हो, अगर आपको 3D में करियर बनाना है 3D में करियर बना सकते हो। जब भी आपकी जॉब लगेगी जिस पोजीशन पे, ट्राई करना है कि उसी पे एक्सपीरियंस गेन करो, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करोगे सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अभी आपने 6 महीने मॉडलिंग की, फिर 6 महीने बाद बोलोगे मैं टेक्सटिंग पे जॉब करूँगा, फिर उसके 6 महीने बाद बोलोगे नहीं मैं तो अब 2D एनिमेशन पे जॉब करूँगा। एक्सपीरियंस कभी नहीं गेन पाओगे। जैसे आपने 1.5 साल आपने वेस्ट कर दिए, 6-6 महीने के 3 जॉब किए, पर जब उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करोगे आपका एक्सपीरियंस 2D एनिमेशन में सिर्फ 6 महीने का ही है, 1.5 साल का नहीं है। आपने भले 1.5 साल मार्केट में जॉब किया है, पर जो चीज़ पे आप जॉब करोगे आपको फिर उसी पे एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। आप उसी में 1 साल 1.5 साल काम करो, ठीक है ना। जैसे जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा सैलरी आपको उतनी ही ज़्यादा मिलेगी, ये बात याद रखना। सैलरी आप बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना, सैलरी कितना मिलता है स्टार्टिंग में, 1.5 साल बाद बढ़ जाएगा। अगर जॉब स्विच करते रहोगे, ये फील्ड चेंज करते रहोगे, जॉब स्विच करो कोई दिक्कत नहीं है, फील्ड चेंज नहीं करना है आपको। जो आपको पसंद है आप उसमें करियर करो, स्टार्ट करो आपका, ठीक है ना। उसके बाद जब आपका करियर पूरा स्टार्ट हो जाए, आप 2 महीना 1 महीना करके देखो, आपको मज़ा आ रहा है तो आप उसी में फिर करियर को फोकस करो, उसी में सीरियस रहो, उसी में फिर और ज़्यादा एडवांस चीज़ों को सीखो, उसी पे ज़्यादा और प्रैक्टिस करो, उसी फील्ड के बारे में थोड़ा रिसर्च करो, उसी से रिलेटेड कंपनियों में फोकस करो, और फिर आपको उसी में आपको सैलरी पैकेज आपका बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था सारा जो मैंने आपको बताया 3D एनिमेशन VFX CGI के बारे में, ठीक है जी। तो आज के क्लास में यहीं रैप अप करूँगा, बाकी कल हमारा लास्ट क्लास है। कल के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, क्या क्या पैकेजेस हैं, फीस स्ट्रक्चर कैसे हैं, और ट्रेनिंग आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग कैसे कराते हैं, प्लेसमेंट के बारे में बताऊँगा। हमारा 100% प्लेसमेंट है। अब कहना तो आसान है, अब 100% प्लेसमेंट अगर हम लोग दिला रहे हैं तो कोई ना कोई अलग मेथड यूज़ करते होंगे। प्लेसमेंट का हमारा ऐसा मेथड है जो पूरे इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट यूज़ नहीं करता है आपका। कल मैं आपको बताऊँगा ये मेथड का नाम क्या है, ठीक है ना जी। कल की क्लास में आप लोगों को समझाऊँगा इसके बारे में भी आपका। फिर मैं आपको सारे बैचेस भी बताऊंगा आप लोग की, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, कैसे आप ट्रेनिंग कराते हैं हम लोग, ठीक है ना। बच्चे ट्रेनिंग कैसे करते हैं, डाउट सेशंस कैसे होते हैं, मैं आपको लाइव बैचेस भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पे बच्चे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्लासेस कैसे होती हैं, सारे के सारे मैं आप लोगों को कल आप लोगों को एक बार पूरा अच्छे से लाइव दिखाऊँगा। और लास्ट चीज़, कल का क्लास सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट का होगा। तो जिन बच्चे देखो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो कल का क्लास अगर मिस हो गया ना, तो कल के क्लास का कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होता है। तो कल हम लोग चाहते हैं हर बच्चा लाइव अटेंड करें। आज के क्लास का वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। कल जो बच्चे अटेंड नहीं करेंगे वो कभी जान नहीं पाएंगे फीस क्या है, कैसे है, क्या है, ठीक है जी, कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे नहीं होती है। तो कल का क्लास सिर्फ 25 मिनट का होता है। अगर 8 बजे क्लास होगा तो 8 बजे ही ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लेट हो जाओगे तो आधी चीज़ आपकी मिस हो जाएंगी। अगर 8:30 बजे क्लास होता है 8:30 बजे ज्वाइन करना, नहीं तो आधी चीज़ आपकी सारी मिस हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और कल के क्लास का कोई रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को नहीं मिलेगा, आज का मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कल लास्ट क्लास होगा हमारा, कल सारी चीज़ें फाइनल डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या है बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। वो कल की क्लास की बात है आपका। अब आज के क्लास से रिलेटेड किसी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप लोग क्लियर कर सकते हो अभी आप लोग।